There is this one subject with which every CS student is in love with, be it a CS ET student, CS executive student, or CS professional student. Yes, that chapter is company law. Hey everybody, I am Ishika Agrawal, and in this video, we are going to discuss our MCQs of your company law chapter from your subject of legal aptitude of CSET. Right. So I'm conducting MCQ challenge on my Instagram story, and us questions के explanation I provide through this video. So today we are gonna discuss day 7 and day 8 के all the MCQs which are from your chapter of company law. So let's get started. Question number 1 आपके screen के ऊपर ये रहा, and the question number 1 is कि all body corporates are company but all companies are not body corporate. आपको बताना है कि ये statement true है कि false है कि partly true है कि partly false है. मैं सबसे पहले आपको बता दूं मैम, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जल्दी से होता नहीं जिसमें पार्टली ट्रू या पार्टली फॉल्स आंसर हो, तो इसको तो इग्नोर ही करो. मतलब समझ लो आपका 50-50 हो गया. अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा. पार्टली ट्रू और पार्टली फॉल्स नाम की एग्जैक्टली एक्चुअल में कोई चीज होती नहीं है. वो जस्ट ऑप्शंस बनाने के लिए दे देता है. सो या तो आपका ऑप्शन ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा. गंदी से गंदी सिचुएशन में पार्टली ट्रू हो सकता है, लेकिन पार्टली फॉल्स तो कभी जिंदगी में नहीं होगा. ठीक है, तो पार्टली फॉल्स नाम का कोई चीज ही नहीं है. तो ये दोनों ऑप्शंस को इग्नोर करके ही चलना है एग्जाम में. अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि इन कंपनीज एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट डिफाइंस कंपनी, और वो ये बोलता है कंपनी मींस अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट. दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, मतलब पुराने कंपनीज एक्ट जैसे कि कंपनीज एक्ट 1956 और प्रीवियस कंपनी लॉ. सो कंपनी का बहुत ही नैरो डेफिनेशन है कि कंपनी मतलब सिर्फ वही कंपनी जो कंपनी एक्ट या कंपनी एक्ट या कंपनी लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है. बट जो बॉडी कॉर्पोरेट टर्म है वो डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 11 में. सेक्शन 2 क्लॉज 11 डिफाइंस बॉडी कॉर्पोरेट, जिसको हम कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं, जिसका एक बहुत ही वाइडर टर्म है. और वहां एक इंक्लूसिव डेफिनेशन दिया है और बस इतना बोला है कि बॉडी कॉर्पोरेट includes company incorporated outside India, मतलब बाहर की कंपनी, but does not include cooperative society or any other body corporate as notified by central government. बेसिकली बॉडी कॉर्पोरेट में सारी चीजें आती हैं. इवन अ बाहर वाली कंपनी, इवन अ फॉरेन कंपनी इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट. ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, और ऐसी कोई भी एंटिटी जिसका सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, जिसके पास ये सारे फीचर्स हैं, दैट विल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट. फॉर एग्जांपल एलएलपी. LLP is a separate legal entity, limited liability partnership. So it is a body corporate, but it is not a company. Why? Because LLP is registered under LLP Act and not Companies Act. So we can say that body corporate is a broader term and company is a narrower term. और अगर इसका मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो इसका वेन डायग्राम बन जाएगा कुछ ऐसा. अगर ये बनेगा बॉडी कॉर्पोरेट का तो ये बन जाएगा कंपनी का. ठीक है, सो दिस वे ये हो गया हमारा बॉडी कॉर्पोरेट और ये हो गई हमारी कंपनी. सो दिस वे आई कैन से दैट ऑल द कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट, बट ऑल द बॉडी कॉर्पोरेट्स आर नॉट कंपनी. व्हाई? बिकॉज अ बॉडी कॉर्पोरेट इज अ wider term and includes companies, foreign companies, LLP, all the separate body corporations, right? So ये क्या ये ट्रू है कि all the body corporates आर कंपनी? नहीं मैम, ऑल बॉडी कॉर्पोरेट्स आर नॉट कंपनी. तो उल्टा दे दिया, तो ये हो जाएगा मैम हमारा फॉल्स. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स. आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर. मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. देयर इज दिस कंपनी XYZ लिमिटेड. अच्छा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में CS एक्ट वाले चैप्टर में बता दिया था कि जब भी आप किसी कंपनी का नाम पढ़ो तो सबसे पहले अपने माइंड में एक पिक्चर बना लेना कि वेदर दिस कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी. सो इस कंपनी का नाम पढ़ते ही आप समझ जाएंगे मैम ये पब्लिक कंपनी है. क्यों? क्योंकि इसका कंपनी का नाम सिर्फ लिमिटेड से एंड हो रहा है, XYZ लिमिटेड, तो ये पब्लिक कंपनी है. अगर इस कंपनी का नाम XYZ प्राइवेट लिमिटेड होता तो ये प्राइवेट कंपनी होती, राइट? So this is a public company. XYZ Limited is engaged in a business which is not mentioned in the object clause of the company but is permitted under articles of the company. Which of the following statement is correct? देखो, ऑप्शंस पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि एक कंपनी का जो मेमोरेंडम होता है, आप लोग ने पढ़े होंगे कि कंपनी के दो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल. और कंपनी का जो मेमोरेंडम होता है वो उसका होता है बेसिकली चार्टर ऑफ द कंपनी. इट इज नोन एज, उसमें कंपनी के पावर्स, कंपनी के ऑब्जेक्ट, कंपनी का स्कोप डिफाइंड होता है कि कंपनी किस दायरे के अंदर काम कर सकती है, कंपनी किस किस एरिया में काम कर सकती है.
सो लेट मी टेल यू देयर इज वन ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द कंपनी जो बताता है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होगा। फॉर एग्जांपल कि एडू मेंशन का ऑब्जेक्ट क्या है, द ऑब्जेक्ट ऑफ एडू मेंशन इज प्रोवाइडिंग एजुकेशन। अब हम सिर्फ एजुकेशन का ही काम कर सकते हैं, हम कोई और काम नहीं कर सकते जो हमारे ऑब्जेक्ट क्लॉज में, जो हमारे मेमोरेंडम में परमिटेड नहीं है। सो एक कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज, एक कंपनी का मेमोरेंडम उसका ऑब्जेक्ट डिफाइन करता है, उसका स्कोप डिफाइन करता है, और हम उसके बाहर कभी भी, उस पावर के बियॉन्ड कभी नहीं जा सकती। कंपनी के मेमोरेंडम जो पावर दिया है, उस पावर के बियॉन्ड जाके कंपनी कभी भी काम नहीं कर सकती है, नहीं तो उसे बोला जाता है अल्ट्रा वायरस। आप लोग अभी नहीं पढ़े हो, सीएसईटी में नहीं पढ़े हो, सीएस एग्जीक्यूटिव में पढ़ोगे कि अगर कंपनी कोई काम मेमोरेंडम के बियॉन्ड जाके करती है तो उसे बोला जाता है अल्ट्रा वायरस। मतलब वो कंपनी के पावर के बाहर है, कंपनी के पावर में ही नहीं है वो काम करना, इसीलिए वो नल एंड वॉइड होता है। नल एंड वॉइड मतलब उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा, उस काम को वैलिड नहीं माना जाएगा। एक बेसिक नॉलेज आपको मिल गया कि कंपनी का जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है मेमोरेंडम के अंदर, तो वो बेसिकली पावर डिफाइन करता है, और हम कंपनी उस पावर के बियॉन्ड जाके काम नहीं कर सकती, कंपनी को उसी के अंदर काम करना है। भले आर्टिकल में लिखा हो ना लिखा हो, बट मेमोरेंडम में उसकी पावर होनी चाहिए। आर्टिकल इज जस्ट लाइक द रूल बुक ऑफ द कंपनी, जिसमें कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि हमारा मेमोरेंडम क्या है, मेमोरेंडम इज जस्ट लाइक योर बायोडाटा। जैसे आप जब अपनी शादी के लिए बायोडाटा बनाते हो तो उसमें आप अपनी कुछ बेसिक 2-3 इंपॉर्टेंट बातें लिखते हो कि आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपके माता-पिता का नाम क्या है, आप काम क्या करते हो, ये सारी चीज़ें लिखते हो। सिमिलरली कंपनी का मेमोरेंडम भी उसका बायोडाटा टाइप का होता है, जिसमें बस कंपनी की 5-6 बेसिक डिटेल्स जाती हैं, जैसे कि कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस जिसको हम रजिस्टर ऑफिस बोलते हैं, कंपनी का ऑब्जेक्ट मतलब कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का कैपिटल पैसा कितना लगा है, कंपनी की लायबिलिटी कितनी होगी। ये कुछ 5-6 बेसिक बातें कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में, कंपनी के मेमोरेंडम में लिखी जाती है, और कंपनी का आर्टिकल में इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा जाता है। तो ये तो थी एक्स्ट्रा नॉलेज जो कि आपको हमेशा जिंदगी भर एज अ सीएस हेल्प करेगी। आगे बढ़ते हैं, अब इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। देखो ऑप्शन नंबर 1 इज कंपनी कैन नॉट डू एनी बिजनेस विच इज नॉट ऑथराइज्ड अंडर एमओए। क्या कंपनी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जो एमओए में परमिटेड नहीं है? नहीं कर सकती, बिल्कुल सही, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। कंपनी सिर्फ ऐसा ही काम कर सकती है जो उसके एमओए में परमिटेड है। कंपनी ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकती जो उसके एमओए में परमिटेड नहीं है। नेक्स्ट इज कंपनी कैन अंडरटेक सच बिजनेस बाय ऑल्टरिंग आर्टिकल एंड मेमोरेंडम। अब ऐसा है क्या, कंपनी ने एक बार मेमोरेंडम बना दिया तो जिंदगी भर में उसको ऑल्टर नहीं कर सकती, चेंज नहीं कर सकती? क्या बिल्कुल कर सकती है। मान के चलो मेरे को सिर्फ पहले एजुकेशन का काम करने का था, तो मैंने एजुकेशन डाल दिया था मेमोरेंडम में, बट अब मेरे को मान के चलो कैंटीन भी खोलना है, मेरे को फूड की सर्विसेज भी चालू करनी है, तो मैं बिल्कुल अपने मेमोरेंडम आर्टिकल को चेंज कर सकती हूँ, ऑल्टर कर सकती हूँ, और उसमें परमिशन डाल सकती हूँ कि हाँ मैं फूड का बिजनेस भी करूंगी। तो देयर इज अ प्रोविजन, यू कैन चेंज योर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो अब अगर मान के चलो कंपनी ने अपना मेमोरेंडम ऑल्टर कर दिया और उसमें परमिशन डाल दी, तो अब वो काम कर सकती है क्या, अब वो बिजनेस कर सकती है क्या? बिल्कुल कर सकती है। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू हुआ कि ये ऐसा कंपनी कैन अंडरटेक सच बिजनेस आफ्टर ऑल्टरिंग article and memorandum. Next is, even if the company is doing business as per Companies Act, it cannot go beyond article, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। मतलब भले ही कंपनी कंपनीज एक्ट के दायरे के अंदर काम कर रही है, लेकिन फिर भी वो अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल से ऊपर नहीं जा सकती। जी हाँ, ये बिल्कुल ट्रू है। कंपनी कुछ भी हो जाए, कैसे भी सिचुएशन में, अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल के बियॉन्ड नहीं जा सकती। उसके मेमोरेंडम में जो परमिशन दी है उस परमिशन को वो एक्सीड नहीं कर सकती, उस पावर को वो एक्सीड नहीं कर सकती। अदरवाइज उस काम को नल एंड वॉइड बोला जाएगा, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा। इसमें पूछा है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, तो बेसिकली तीनों ही ट्रू हैं, तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एंड आपको एक कंपनी दी हुई है, देयर इज अ कंपनी नोन एज XYZ लिमिटेड। अब आपको XYZ लिमिटेड की होल्डिंग दी हुई है कि मिस्टर एक्स हैं जो प्रमोटर है, उनके पास इस कंपनी की 25% शेयर होल्डिंग है, मिस्टर बी के पास है 24.5, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है 45%, महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट के पास है 5.5%, एंड कुछ जनरल पब्लिक के पास है 10%। तो ये आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि वेदर XYZ लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी as per section 245 of the Companies Act. So you know one thing कि what is government company, and the term government company is defined in section 2 clause 45 of the Companies Act 2013, and section 2 clause 45 ये बोलता है कि ऐसी कंपनी जिसका कम से कम
कम से कम 51%, 51%। ऐसी कंपनी जिसका कम से कम 51% पेड अप कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, या फिर किसी ना किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या फिर पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ गवर्नमेंट कंपनी। मतलब गवर्नमेंट कंपनी होने के लिए कम से कम 51% होल्डिंग इन लोगों के पास होना चाहिए, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो स्टेट गवर्नमेंट, या तो दोनों के पास मिला के। तो चलो हम चेक करते हैं कि हमारे एग्जाम्पल में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास कितनी होल्डिंग थी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही 45% होल्डिंग, और महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट के पास ही 5.5% होल्डिंग। तो इन दोनों के मिला के कितनी हुई, इन दोनों के मिला के हुई 45 प्लस 5.5, तो दिस इज बेसिकली 50.5% होल्डिंग। और बहुत सारे लोग यही मार खा गए थे। बहुत सारे बच्चों ने, मुझे एक दो बच्चों ने पूछा भी था, मैम ये तो गवर्नमेंट कंपनी हुई ना, 50 से ज्यादा होल्डिंग है। सर और मैडम, दिस देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन 50 से ज्यादा एंड मिनिमम 51। और आपको लॉ क्या बोलता है, आपको सेक्शन 2 क्लॉज 45 बोलता है कि कम से कम 51% होनी चाहिए, 51 से कम नहीं, कम से कम 51% होनी चाहिए। और यहाँ एक केले का छिलका था और आप लोग कुदाक नहीं मारे, आप लोग फिसल गए उस केले के छिलके में। इसी तरह से आपको पेपर में बहुत सारे केले के छिलके आएंगे, आप लोगों को फिसलना नहीं है, आप लोगों को सावधान रहना है कि कहाँ कहाँ केले का छिलका है, और सावधानी से पैर रखना है, आगे बढ़ना है। तो देवियों सज्जनों, यहाँ क्या है, यहाँ है देखो एटलीस्ट 51%, मतलब कम से कम 51% होना चाहिए। क्या सारी गवर्नमेंट के पास मिला के 51 है? नहीं मैडम, 50.5% है, बट इट इज नॉट 51, 51 से कम है, 51 से 0.5% कम है। सो दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी होने के लिए सारी गवर्नमेंट के पास मिला के कम से कम 51% होल्डिंग चाहिए, होनी चाहिए, बट यहाँ 50.5% होल्डिंग है, तो इट विल नॉट बी अ गवर्नमेंट कंपनी। और इसका आंसर होगा नो, इट इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। आपको पूछा है क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है, द आंसर इज नो, इट इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। और बहुत सारे बच्चे ना तो मजाक मजाक में इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी टिक किए थे, मोदी जी जानता है, और बहुत सारे बच्चे डी भी चिक किए थे, भगवान ही जानता है। भगवान रक्षा करो। समझ गए हो आप लोग? अब ये गलती एग्जाम में मत करना, गवर्नमेंट कंपनी होने के लिए कम से कम 51% होगा, तभी वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। अच्छा, आप लोग क्यों कंफ्यूजन है बताऊं, क्योंकि आप लोग ने ऐसा ही एक डेफिनेशन पढ़ा है होल्डिंग सब्सिडी का, और वहां हमने पढ़ा था कि होल्डिंग सब्सिडी तब बनती है जब मोर देन 50% होल्डिंग होती है, तो वहां मोर देन 50% है। तो अगर आपको पूछेगा क्या ये लोग होल्डिंग सब्सिडी है, तो हाँ हम बोल सकते हैं होल्डिंग सब्सिडी है। क्यों? क्योंकि मोर देन 50% होल्डिंग है, तो वहां हम होल्डिंग सब्सिडी के रिलेशन चेक करने के लिए मोर देन 50 चेक करते हैं, बट हम गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन चेक करने के लिए हम एटलीस्ट 51% चेक करते हैं। दोनों के बीच में थिन लाइन का डिफरेंस है। आई होप यू आर गेटिंग इट। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नो। वी आर डन विद दिस क्वेश्चन, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सही आपको बताना है। कंपनी इज अ लीगल पर्सन। क्या कंपनी लीगल पर्सन है? हाँ मैम है। इट कैन हैव नेशनैलिटी, डोमिसाइल, सिटीजनशिप। A company not being a citizen cannot have nationality, domicile, citizenship. A company being a citizen can have nationality, domicile, residence. A company being a legal person can have nationality, domicile, residence. Confused? Now let me tell you. सबसे पहले आप ये देखो, क्या कंपनी लीगल पर्सन है? हाँ मैम, कंपनी एक लीगल पर्सन है। कंपनी लॉ की नजरों में एक सेपरेट पर्सन होता है, तो यस कंपनी इज अ लीगल पर्सन। बट क्या कंपनी सिटीजन है? नो, कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। दो कंपनी इज अ लीगल पर्सन बट कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। व्हाई? बिकॉज इंडिया में सिटीजनशिप से डील करते हैं दो लेजिस्लेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, और दोनों में ही सिटीजनशिप इंक्लूड्स ओनली नेचुरल पर्सन विद इन इट्स परव्यू। तो सिर्फ जो नेचुरल मतलब जीता जागता इंसान है वही सिटीजन कहला सकता है। कंपनी लीगल पर्सन तो है बट इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, दैट इज व्हाई अ कंपनी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सिटीजन। और मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पर मैंने एक नोट्स बनाया हुआ है आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली कि क्या कंपनी सिटीजन है। द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रोवाइड्स दैट ओनली नेचुरल पर्सन कैन बिकम सिटीजन, इसीलिए कंपनी कभी भी सिटीजन नहीं बन सकता। बट क्या कंपनी की नेशनैलिटी, रेसिडेंस, डोमिसाइल होती है? बिल्कुल होती है। अ कंपनी डज हैव नेशनैलिटी, रेसिडेंस एंड डोमिसाइल। और ये कैसे डिटरमाइन करते हैं? क्या कंपनी की नेशनैलिटी होती है? हाँ मैम, अगर वो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है, तो देन इट विल बी कंसिडर्ड एज इंडियन नेशनल। उसका हम नेशनैलिटी डिसाइड करने के लिए उसका प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन देखेंगे
कि वो जन्मी कहाँ है, इंडिया में जन्म लिया, देन इट इज इंडियन नेशनल। ठीक है, नाउ कमिंग टू उसका रेसिडेंस कहाँ देखेंगे, रेसिडेंस मतलब कहाँ स्थित है। तो इसके लिए हम 2-3 चीजें चेक करते हैं बेसिकली कि कंपनी गवर्न कहाँ से हो रही है, कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल कहाँ है। तो प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी देख सकते हैं और प्लेस ऑफ मीटिंग और प्लेस ऑफ गवर्निंग की कंपनी का मैनेजमेंट कहाँ है, कंपनी का मेजर डिसीजंस कहाँ लिया जा रहा है। अब कंपनी का डोमिसाइल है कि होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। अगेन डोमिसाइल इज आल्सो चेक थ्रू प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन की कंपनी का जो प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा या प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा, दैट विल बी इट्स डोमिसाइल। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। क्या कंपनी का सिटीजनशिप होता है? नो मैम, सिटीजनशिप नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ जीते जागते इंसान का हो सकता है। लेकिन क्या कंपनी का नेशनैलिटी, रेसिडेंस और डोमिसाइल होता है? बिल्कुल होता है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन, इट डज हैव नेशनैलिटी, रेसिडेंस एंड डोमिसाइल, बट इट डज नॉट हैव सिटीजनशिप। ठीक है, तो मुझे इन सब में से ऑप्शन नंबर डी सबसे ज्यादा करेक्ट लग रहा है। लेट्स सी यहाँ क्या होगा, कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन, क्या कंपनी लीगल पर्सन है? हाँ मैम। इट हैव नेशनैलिटी, डोमिसाइल, रेसिडेंस, जी हाँ, इसके पास नेशनैलिटी, डोमिसाइल, रेसिडेंस तीनों होता है, बट सिटीजनशिप नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें से आपको ट्रू बताना है, तो ट्रू हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। आई होप एवरीबॉडी इज क्रिस्टल क्लियर। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। And question number 5 is saying कि A Limited is holding 30% shareholding of B Limited। एक कंपनी है A Limited, उसके पास B Limited की 30% होल्डिंग है। ठीक है मैडम। अब दूसरी कंपनी है B Limited, उसके पास C Limited की 55% होल्डिंग है। ठीक है मैडम। अब आपको आंसर देना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। A Limited is associate of B Limited। अच्छा चलो, ऑप्शन पढ़ने से पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। और ये दीदी डर रखी है थोड़ा सा, बट इनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इनको कंपनी लॉ आता नहीं है, बट आप लोग मेरे बच्चे हैं तो आप लोगों को तो कंपनी लॉ आता है, तो आप लोग ये दीदी की तरह नहीं डरेंगे। चलो बकवास बंद, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, आपको क्वेश्चन में बोला है कि जो ए लिमिटेड है उसने बी लिमिटेड का 30% होल्डिंग करके रखा है। तो आप पढ़े हैं कि जब भी 20% से ज्यादा का रिलेशन होता है बट 50% से कम का रिलेशन होता है, तो वो बन जाती है एसोसिएट। तो क्योंकि यहाँ ए लिमिटेड का 30% होल्डिंग है बी में, तो ये जो बी लिमिटेड है ये बन जाएगी एसोसिएट। और अगर बी लिमिटेड एसोसिएट बन गई तो ए लिमिटेड क्या कहलाएगी? ए लिमिटेड को हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग कंपनी। तो ये तो हो गया ए और बी का रिलेशन। अब बात करते हैं बी और सी के रिलेशन की। तो अगर बी लिमिटेड और सी लिमिटेड का रिलेशन देखें तो बी लिमिटेड के पास 65% होल्डिंग है सी लिमिटेड की, और हमें पता है मैम अगर जो होल्डिंग 50% से ज्यादा होती है तो वो बन जाती है होल्डिंग सबसी। तो बी लिमिटेड के पास 50% से ज्यादा होल्डिंग है सी लिमिटेड की, तो बी लिमिटेड विल बिकम होल्डिंग कंपनी एंड सी लिमिटेड विल बिकम सब्सिडरी कंपनी। आई होप दिस पिक्चर इज क्रिस्टल क्लियर टू यू ऑल। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं एक एक करके। चलो, ऑप्शन नंबर 1 इज ए लिमिटेड इज एसोसिएट कंपनी। क्या ए लिमिटेड एसोसिएट कंपनी है? नो मैम। जो कंपनी, जब दो कंपनी का एसोसिएट फ्रेंडली रिलेशन होता है, एसोसिएट वाला रिलेशन होता है, तो जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है उसी को सिर्फ एसोसिएट कंपनी बोला जाता है। और जो कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है उसको एसोसिएट नहीं बोलते हैं, उसको हम इन्वेस्टिंग कंपनी बोलते हैं। ये चीज ध्यान में रखना। तो यहाँ ए लिमिटेड को एसोसिएट कंपनी नहीं बोलेंगे, ए लिमिटेड को इन्वेस्टिंग कंपनी बोलेंगे। तो ए लिमिटेड एसोसिएट कंपनी है क्या? नहीं, ये तो पहले ही गलत हो गया, तो ए ऑप्शन तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, क्या बी लिमिटेड एसोसिएट ऑफ ए है? हाँ मैम, बी इज एसोसिएट ऑफ ए एंड इट इज होल्डिंग ऑफ सी। क्या बी सी की होल्डिंग है? हाँ मैम, ये तो सही लग रहा है, अभी तक बी वाला सही लग रहा है। नेक्स्ट इज सी इज सब्सिडियरी ऑफ बी। क्या सी बी की सब्सिडियरी है? हाँ मैम। और ए लिमिटेड इज द एसोसिएट ऑफ बी। क्या ए बी की एसोसिएट है? नहीं मैम, ए तो बी की एसोसिएट नहीं है, ए को हम इन्वेस्टिंग कंपनी बोलते हैं। तो सी गलत हो गया, डी ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा। तो इसमें से कौन सा ट्रू है? ऑब्वियसली हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। With this, we are done with 5 MCQs of this chapter of 5 MCQs of day 7. Now we will do another 5 MCQs of day 8. चलिए, डे 8 का फर्स्ट एमसीक्यू आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एंड द क्वेश्चन इज एन एजीएम इज एडजर्न्ड under section 152 subsection 7 to next week same day on 14 November, which is declared as public holiday because of the festive of Diwali, whether adjourned AGM can be held on that day। आपको एक क्वेश्चन बोला गया है कि 152(7) के अंदर एजीएम एडजर्न हो गई नेक्स्ट वीक को, और क्योंकि उस दिन दिवाली थी, तो आप बताओ उस दिन एडजर्न एजीएम हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा 152(7) किस बारे में बात करता है। तो 152(7) टॉक्स अबाउट रोटेशन ऑफ डायरेक्टर,
रोटेशन ऑफ डायरेक्टर का सेक्शन है और यहाँ बोलता है 152(7) में बोलता है कि अगर एजीएम में रिटायरिंग डायरेक्टर की जगह कोई दूसरा डायरेक्टर रीअपॉइंट नहीं होता है या वो ऑटोमेटिक रीअपॉइंट नहीं होता है तो उस केस में मीटिंग ऑटोमेटिकली एडजर्न हो जाती है टू नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस एंड इफ इट इज अ नेशनल हॉलीडे देन सक्सीडिंग डे। मतलब ये वाली जो एडजर्न एजीएम है वो नेशनल हॉलीडे को नहीं हो सकती। तो अगर कोई एजीएम है वो 152(7) के अंदर एडजर्न हो रही है तो वो एडजर्न्ड एजीएम नेशनल हॉलीडे में नहीं हो सकती। अगर वो दिन नेशनल हॉलीडे हुआ तो फिर उसके अगले दिन होगी मीटिंग, लेकिन नेशनल हॉलीडे को नहीं हो सकती। और मैं आपको बता दूं नेशनल हॉलीडे में सिर्फ 3 दिन आते हैं। वन इज 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे, अनदर इज 15 अगस्त विच इज आवर इंडिपेंडेंस डे एंड थर्ड इज 2 अक्टूबर विच इज गांधी जयंती, जिस दिन वो अपना क्या नाम है अजय देवगन अपनी पूरी फैमिली को लेके पणजी गया था दृश्यम मूवी में। ठीक है, ओके, लीव इट। So basically the adjourned meeting which is adjourned AGM under 152(7) cannot be held on national holiday। तो क्या दिवाली वाले दिन हो सकती है? हाँ मैम, दिवाली वाले दिन तो बिल्कुल हो सकती है बिकॉज नेशनल हॉलीडे में सिर्फ ये 3 हॉलीडेज आती हैं। कोई भी दूसरी फेस्टिव हॉलीडे, कोई भी दूसरा हॉलीडे नेशनल हॉलीडे में नहीं आता है। दैट इज पब्लिक हॉलीडे एंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन नेशनल हॉलीडे एंड पब्लिक हॉलीडे। तो पब्लिक हॉलीडेज में क्या मीटिंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई मनाही नहीं है। तो यहाँ बोल रहा है मीटिंग एडजर्न हो रही है और उस दिन दिवाली पड़ गई, तो क्या उस दिन मीटिंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, कोई मनाही नहीं है। दिवाली है तो क्या हुआ, बिल्कुल रख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ क्या उस दिन मीटिंग हो सकती है? द आंसर इज यस, बिल्कुल हो सकती है। अगर वो इन तीनों दिन में से कोई सा होता ना, 26 जनवरी, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर, तब नहीं हो सकती थी। लेकिन अदर देन नेशनल हॉलीडे बिल्कुल किसी भी पब्लिक हॉलीडे को एडजर्न्ड एजीएम हो सकती है। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर विद दिस। वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा एंड द क्वेश्चन इज अगोवा बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड इज एन ओपीसी। अच्छा, आपको बता दिया कि एक ओपीसी है हैविंग मिस्टर अमन एज इट्स मेंबर एंड डायरेक्टर। मिस्टर अमन है, उसके मेंबर भी वही हैं, उसके डायरेक्टर भी वही हैं, और कुछ नहीं बोला है। मतलब देयर इज, आपको पता है ओपीसी में एक ही मेंबर होता है और मिनिमम 1 डायरेक्टर होता है, चाहे तो एक से ज्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं। बट ये जो हमारी अगोवा बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इसमें एक ही मेंबर है और एक ही डायरेक्टर है जो कि है मिस्टर अमन। आगे, एज पर सेक्शन 173 द रिक्वायरमेंट ऑफ होल्डिंग बोर्ड मीटिंग, आपको बोर्ड मीटिंग बताना है कि कैसे रखनी है। ऑप्शन नंबर 1 बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर। ऑप्शन नंबर 2 मिनिमम गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग शुड बी 90 डेज। ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड अबव और डी नन ऑफ द अबव। लेट मी टेल यू, इस क्वेश्चन में केले का छिलका है और आप लोग, बहुत सारे लोग उस केले के छिलके में फिसल गए थे, आप लोगों ने सावधानी नहीं बरती। क्यों? क्योंकि याद करो मैम, सेक्शन 173 टॉक्स अबाउट मीटिंग ऑफ बोर्ड। जो नॉर्मल कंपनीज के लिए तो बोलता है कि हाँ साल में 4 बार बोर्ड मीटिंग करनी है और मैक्सिमम गैप 120 डेज होना चाहिए। और भले ही एक एक्सेप्शन दिया हुआ है 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोमेन कंपनी के लिए कि आप लोग एक बोर्ड मीटिंग रख सकते हैं ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर में, मतलब 6 महीने में एक बार, जनवरी से जून और फिर जुलाई से दिसंबर, और मिनिमम गैप 90 डेज का होना चाहिए। लेकिन आप लोगों को एक बात पता है कि अगर ओपीसी में सिर्फ एक ही डायरेक्टर है, अगर ओपीसी ऐसी है कि उसमें एक ही डायरेक्टर है, तो एक अकेला बंदा थोड़ी अपने आप से मीटिंग करेगा, अपने आप से क्वेश्चन करेगा, अपने आप को आंसर देगा। ऐसा है क्या? नहीं भैया, मीटिंग करने के लिए कम से कम 2 इंसान होने चाहिए ना। एक बात बताओ, एक अकेला बंदा अपने आप से मीटिंग कैसे कर सकता है? इसीलिए अगर कोई ऐसी ओपीसी है जिसमें सिर्फ एक ही डायरेक्टर है तो उसको 173 कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उसको बोर्ड मीटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि करेगा क्या, वो अपने आप से थोड़ी मीटिंग करेगा। तो इसीलिए अगर ओपीसी में सिर्फ एक ही डायरेक्टर है तो इट नीड नॉट कंप्लाई विद सेक्शन 173। यहाँ पर मैंने ये बात को लिखा भी हुआ है। तो आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है, क्या बता दिया गया है कि ये हमारी कंपनी है गोवा बायोटेक लिमिटेड, उसमें सिर्फ एक ही बंदा है मिस्टर रमन और वो ही डायरेक्टर है। तो जब एक ओपीसी में अगर एक ही डायरेक्टर है तो फिर एक अकेला बंदा अपने आप से तो मीटिंग कर ही नहीं सकता, तो फिर तो उसको मीटिंग कंडक्ट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो वही पूछा है, क्या इसको मीटिंग कंडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है? ये सब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मैडम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। इसको मीटिंग हेल्ड करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही बंदा डायरेक्टर है। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। चलिए मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऑल द प्रोविजन ऑफ एक्ट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी आल्सो एप्लीकेबल टू ओपीसी अनलेस अदरवाइज एक्सक्लूडेड। जी हाँ, इसका आंसर बिल्कुल ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि ओपीसी इज अ काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी। ओपीसी बनने के लिए यू हैव टू बी अ प्राइवेट कंपनी। तो वी कैन से कि जितने भी प्रोविजन प्राइवेट कंपनीज को एप्लीकेबल होते हैं वो ऑटोमेटिकली ओपीसी को भी एप्लीकेबल होता है। व्हाई? बिकॉज ओपीसी इज आल्सो अ प्राइवेट कंपनी। बट
ओपीसी क्योंकि छोटी लेवल पे कंपनी होती है, एक ही बेचारा मेंबर होता है, उसमें उतनी फंडिंग भी नहीं होती है, तो गवर्नमेंट जो है ना ओपीसी को प्रमोट करती है एंड गवर्नमेंट ओपीसी को बहुत सारे रिलैक्सेशन देती है। अच्छा आप मत करो, चल जाएगा। जैसे अभी बोर्ड मीटिंग में ही हमने पढ़ा कि ओपीसी, वैसे तो नॉर्मल कंपनी को साल में 4 बार बोर्ड मीटिंग करनी है, बट अगर ओपीसी साल में 2 बार करेगी, 6 महीने में 1 बार, तो भी चलेगा। तो क्या करती है लॉ कंपनीज, कई बार कई जगह ओपीसी को रिलैक्सेशन दे देती है, बट अगर कहीं स्पेसिफिकली कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला है, मतलब नॉर्मल कंप्लायंस जो प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल है, वो ओपीसी को भी करने होंगे। So all the provision of private company are automatically also applicable to OPC unless otherwise excluded। मतलब अगर कहीं स्पेसिफिकली उसको रिलैक्सेशन दिया गया, एक्सक्लूड किया गया, अच्छा ठीक है तुम मत फॉलो करो, तो चलेगा, अदरवाइज ओपीसी को सारे कंप्लायंस करने पड़ेंगे। तो वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बिल्कुल ट्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। आई होप एवरीबॉडी इज क्रिस्टल क्लियर। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इफ अ कंपनी स्पेंड्स एक्स्ट्रा अमाउंट टुवर्ड्स सीएसआर एक्टिविटी इन एनी फाइनेंशियल ईयर, क्या उस एक्सेस का क्या करेंगे? क्या उसको सेट ऑफ करेंगे? क्या सेट ऑफ नहीं कर सकते? क्या नेक्स्ट ईयर सेट ऑफ कर सकते हैं? क्या 3 साल में सेट ऑफ कर सकते हैं? क्या 5 साल में सेट ऑफ कर सकते हैं? और ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है हमारे सीएसआर वाले टॉपिक का, जो है हमारा सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 व्हिच टॉक्स अबाउट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। तो बाकी की बकवास बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ एक्सेस सीएसआर एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। तो आपको पता है कि जिन जिन कंपनीज के ऊपर भी सीएसआर का लॉ अप्लाई होता है, उन कंपनीज को साल में 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, मतलब 3 साल के प्रॉफिट का, 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2% हमें समाज सेवा में डालना रहता है, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी करना पड़ता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का एक्सपेंडिचर करना होता है, कितना? 2%। अब मान के चलो मेरी कंपनी ने ज्यादा कर दिया, मेरी कंपनी ने 2.5% कर दिया, मतलब हमें कायदे से लॉ के अकॉर्डिंग करना सिर्फ 2% था, हमने ज्यादा कर दिया, हमने 2.5% कर दिया, तो हमने जो एक्सेस एक्सपेंडिचर किया, एक्सेस मतलब जरूरत से ज्यादा, एक्सेस मतलब जरूरत से ज्यादा, जो हमने जरूरत से ज्यादा एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर किया, क्या हम उसको अगले साल सेट ऑफ कर सकते हैं? लाइक अब अगले साल मैं 1.5% कर दूंगी और बोल दूंगी अरे जो आधा परसेंट है वो मैंने पिछले साल एक्स्ट्रा कर दिया था, तो वो सेट ऑफ हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। सेट ऑफ माने एडजस्ट, तो क्या वो एडजस्ट हो सकता है? तो लेट मी टेल यू, पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, बट पिछले साल ही अभी अभी पिछले 1-2 साल में ही अमेंडमेंट आया, ठीक है, राइट, 18-19 में, 2019 में आई गेस। तो अभी अभी रिसेंटली अमेंडमेंट आया और गवर्नमेंट ने एक सेट ऑफ का प्रोविजन लाया, जिसमें बोला कि अगर आप कोई एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं ना, तो उसको आप अगले 3 सालों तक क्या कर सकते हैं? सेट ऑफ कर सकते हैं। सो देयर इज दिस प्रोविजन इन द कंपनीज एक्ट सेक्शन 135 रीड विथ रूल्स। ये बोलता है कि अगर कंपनी मान के चलो किसी साल एक्स्ट्रा खर्चा कर देता है, मतलब 2% से ज्यादा कर देता है, तो वो जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट रहेगा ना, उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और सेट ऑफ कर सकते हैं अगले 3 साल तक बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके। तो क्या एक्स्ट्रा खर्चा जो भी है उसको सेट ऑफ किया जा सकता है? बिल्कुल सेट ऑफ किया जा सकता है। तो कितने साल तक? 3 साल तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कि हाँ ये जो एक्स्ट्रा खर्चा है इसको हम लोग अगले 3 सालों तक सेट ऑफ कर सकते हैं। आई होप एवरीबॉडी इज क्रिस्टल क्लियर। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द केस सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड लेड विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। बहुत ही फेमस केस है सैलोमन वर्सेस सैलोमन। इफ यू आर अ कंपनी लॉ लवर यू मस्ट नो दैट दिस इज द वेरी बेसिक लॉ। कंपनी लॉ में सबसे पहले यही वाला केस पढ़ाया जाता है, सैलोमन वर्सेस सैलोमन। हर किसी की जिंदगी में ये केस लॉ तो आपको आना ही चाहिए। और सैलोमन वर्सेस सैलोमन केस बात करता है सेपरेट लीगल एंटिटी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के बारे में, कि कंपनी की खुद की कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है, कंपनी की खुद की सेपरेट लीगल एंटिटी है विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। कंपनी अलग है, उसके मेंबर्स अलग हैं। तो इसका आंसर होगा कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और इस टॉपिक के ऊपर सैलोमन वर्सेस सैलोमन को मैंने बहुत ही प्यार से, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर में और बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन किया अपने यूट्यूब वीडियो में। तो आप मेरे चैनल में एड्यू मेंशन में आप अगर देखेंगे तो आपको इसका मिल जाएगा, सैलोमन वर्सेस सैलोमन का वीडियो। डू वॉच इट। ये वाला केस जो है आपको वो वीडियो से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, राइट। सो विद दिस वी आर डन विद ऑल द 10 क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर कंपनी लॉ, and we are done with day 7 and day 8 MCQs, right? Very soon we'll come up with day 9, day 10 MCQs which are from your topic of law of torts, and day 11, 12 which are from your topic of legal maxim, राइट। सो विद दिस वी आर एंडिंग आवर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ाना चाह रही हूँ। अगर इसके बाद भी किसी को कोई डाउट है, प्लीज डू लेट मी नो ओवर एनी सोशल मीडिया, ओवर कमेंट करके पूछ लो, या फिर मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कहीं भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स।
ठीक है, एंड बिफोर गोइंग डू पे योर फीस. व्हाट इज द फीस? लाइक, share and subscribe to my channel. I'll see you in the next video. Till then, keep learning, because the more you learn, the more you grow, and the more you grow, the more you achieve. Take care. Bye bye.